नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत इतिहास वाला सेशन चल रहा था जिसमें हम बात कर रहे थे भारत की जीवंत परंपराओं वाले इस सब्जेक्ट की। ठीक है ना। तो ये हालांकि इतिहास का ही एक पार्ट है, भारत की जीवंत परंपराएं। तो कई यूनिवर्सिटियां जो है अब इसे अपने सिलेबस में शामिल कर चुकी है बीए थर्ड ईयर के इतिहास के अंतर्गत। क्लियर। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जिसका नाम है प्राचीन भारत में राजनीति, अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली के बारे में। ठीक है। कहने का अर्थ है कि प्राचीन भारत में राजनीति किस प्रकार की थी, या अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, या फिर शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी। तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है और अलग अलग सेपरेट तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जिनकी लिस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नाम का नया यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा शुरू कर दिया गया है, जहां पर मैं आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क रूप से करवा रहा हूं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, और चाहे तो यूट्यूब पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो आप लोग प्रज्ञान हिंदी। ठीक है। चलिए, ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। और यदि सिलेबस की बात करूं तो अभी तक जो है यूनिट फर्स्ट में टॉपिक नंबर 6 अभी आपका आज कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है। ये पूरा यूनिट 5 तक का कंप्लीट सिलेबस है जो मैं आपको प्रत्येक लेक्चर में दिखाता हूं, तो ये आप देख लीजिएगा। टेबल ऑफ कंटेंट पे बात करें तो तीन कॉन्सेप्ट सेपरेट थे, तीनों पर हमें चर्चा करनी होगी। जिसमें पहला है प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सेकंड टॉपिक होगा प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था, और लास्ट होगा प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली। तीनों मैंने कहा ना कि अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो सेपरेटली हम इन पर बात करेंगे। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि एक प्रश्न में आपसे जो है तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ ली जाए, या फिर सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट आज का। पहले कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बात करेंगे हम प्राचीन भारत की राजनीति को पहले बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, एकदम व्यवहारिक रूप से। थ्योरेटिकल या कहें कि सैद्धांतिक जो पक्ष है वो आपके साथ में जो है बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप रिवीजन लगा सकते हैं बाद में, लेकिन पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की राजनीति की, अच्छा पहले हम पेन ले लें, पूरा ओपन करते हैं इसको। पेन ले लें ताकि आगे कंफ्यूजन खत्म हो। तो सर मेरा तो सिस्टम अपने आप चेंज हुआ है। पहले पेन ऑटोमेटिक आ जाता था, है ना, तो अब लेकिन लेना पड़ता है पेन। जैसे ही हम कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं ना, तो पेन अपने आप गायब हो जाता है। खैर छोड़िए, इतनी सेटिंग मुझे आती नहीं है, तो मैं वो ज्यादा इतना, है ना, अंदर जाना भी नहीं चाहता। चलिए बात करते हैं प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था की। दोस्तों सोचिए ना, अगर हम आज से 10 साल पहले की राजनीति, भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो आपके लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा। अगर बात करें आज से 30 या 40 साल पहले की राजनीतिक व्यवस्था की, तो भी आप आसानी से बता पाएंगे। और यदि हम बात करें 1950 से अब तक की राजनीति की, तो भी आप आसानी से भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि मध्यकाल में भारत की राजनीति कैसी थी, तो संभवतः थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद में आप उसको भी बता सकते हो, क्योंकि आपके पास सोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें हजारों साल पहले की, मतलब प्राचीन भारत की में राजनीतिक व्यवस्था थी या नहीं थी, और थी तो कैसी थी, तो आप कैसे बताएंगे? आप तभी बता पाएंगे ना जब आपके पास में पूरे क्रम से आपके पास में हमारी राजनीति का इतिहास हो, कि हमारी राजनीति एक्चुअल में थी कैसी प्राचीन समय में, तभी आप बता पाएंगे। तो जब तक आपके पास में एक पूरा तिथि का, डेट का एक क्रम नहीं होगा, घटनाओं का एक क्रम नहीं होगा, तब तक आप बता नहीं पाएंगे। तो मेन मुद्दा यही आता है कि अगर हमें प्राचीन भारत की राजनीति समझना है, तो हमारे पास में घटनाओं का एक क्रम होना चाहिए। और यही मेरे यहां कहने का अर्थ है कि दोस्तों, ईसा पूर्व की 7वीं सदी के मध्य में, मतलब 7वीं शताब्दी के मध्य की बात करें, तो इस समय से लेकर के आज तक हमारे पास में अवेलेबल है। हाँ, वो अलग अलग रूपों में रहा है, लेकिन डेटा अवेलेबल है। मतलब हम भारत की, प्राचीन भारत की 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से लेकर के आज तक के राजनीति के इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसको लेकर के हालांकि कई आधुनिक किताबों में ये डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो प्राचीन हमारे ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ऐसे कई ग्रंथ है जहां पर हमें ये देखने को या इससे संबंधित जानकारी देखने को मिल जाती है। इन ग्रंथों में उस समय की प्रशासन व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है, और उन्हीं प्रशासन व्यवस्थाओं को ही तो हमें पढ़ना, ताकि हम वहां की राजनीति के बारे में समझ सकें। तो इसीलिए कहा गया दोस्तों कि जब उत्तर वैदिक काल था,
अभी भी हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में कई जनपद हुआ करते थे। ये ऐसा कहूं मैं कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में छोटे छोटे जन हुआ करते थे। मतलब जो भारत था ना, वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, कई छोटे छोटे राज्यों में, उनको जन कहा जाता था। कुछ छोटे मोटे क्षेत्र पर एक शासक होता था, वो राज्य करता था। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि उन छोटे छोटे शासकों की भी इच्छाएं, लालसाएं बढ़ने लगी और वो आसपास के राज्यों पर आक्रमण करने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एक क्षेत्र था, वहां पर 10 या 15 क्षेत्रों को मिलाकर के एक राजा राज करने लगा। तो वो जन फिर क्या किस में बदल गए? जनपदों में बदल गए। मतलब पहले से राज्य का आकार अब बड़ा हो गया था, राजा थोड़ा और शक्तिशाली हो गया। मतलब जो कमजोर राज्य थे वो समाप्त तो हो गए और अब शक्तिशाली राज्य बच गए। लेकिन क्या कहानी यहां पर रुक गई? नहीं, जनपदों में परिवर्तित हो गए। अब जनपदों का भी समय आया, जनपद भी आपस में लड़ने लगे, क्योंकि मनुष्य की आकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं होती, रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती, लालसा हमेशा बढ़ती है। तो राजाओं की आकांक्षा कि अपने राज्य का विस्तार करने की जो आकांक्षा थी, वो भी कभी सीमित नहीं हुई और वो बढ़ती चली गई। और अंततः वो जनपद भी जो है महाजनपदों में बदल गए। अब तक जनपद भी कई सैकड़ों हुआ करते थे, लेकिन अब ये जनपद आपस में लड़ करके, आपस में संघर्ष करके और महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। अब जैसे मैंने महाजनपद बोला, आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि सर महाजनपद तो 16 हुआ करते थे। एग्जैक्टली मतलब पूरे भारत अब 16 राज्यों में बढ़ चुका था। जो विशाल राज्य थे, बड़े राज्य थे, ठीक है, बड़े राज्य थे, बड़े शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। 16 ही राज्य। इन्हीं 16 राज्यों को हमने क्या कहा? 16 महाजनपद। लेकिन इस समय भी इन 16 राज्यों में भी कोई ऐसा शासक नहीं था जो बाकी के 15 राज्यों पर कंट्रोल करके एक ही छत्र के नीचे लेकर के आ जाए। मतलब अभी भी सार्वभौम सत्ता का अभाव था यहां पर। इसी कारण से 16 राज्यों का राज्य हुआ करता था। लेकिन आगे चल करके जो है अच्छा पहले बात कर लें कि इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इससे जो है गौतम बुद्ध का वर्णन है यहां पर, जिससे हमें उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का वर्णन यहां से हमें प्राप्त होता है। और इन्हीं 16 बड़े राज्यों को ही हम 16 महाजनपद कहते हैं। कहानी अब नहीं है। 16 महाजनपद जो थे, अब फिर से जो शक्तिशाली राजा थे, इनकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी, आपस में फिर से संघर्ष करने लगे। और फिर से आपस में जब इनमें संघर्ष हुआ तो क्या होना था? अब 16 भी घट करके कम होने वाले हैं। कितने होने वाले? अब मात्र 4 होने वाले हैं। इन 16 महाजनपदों में 16 राज्यों की जो राज्य जो है एक दूसरे पर आक्रमण करके एक दूसरे पर अधिकार करने लगे, जिससे क्या हुआ कि ये 16 राज्य भी घट करके आकार में बड़े होते चले गए और अब सिर्फ 4 राज्य भारत में बचते हैं। 4 राज्य। अब इन 4 शासकों का पूरे भारत पर अधिकार था, जिनका नाम था, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। इन्हीं 4 राज्यों में पूरा भारत बढ़ चुका था और ये बड़े शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, तो ये उत्तर भारत की राजनीति है, उत्तर भारत की राजनीति है। और विशेष रूप से उत्तर भारत, प्राचीन समय में जो इतिहास उत्तर भारत का रहा है, हालांकि दक्षिण भारत का भी इतिहास कोई कमजोर नहीं है, लेकिन हम विशेष राजनीति की बात करें तो उत्तर भारत को सर्वप्रथम लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े राज्यों का उदय उत्तर भारत में ही हुआ था। हालांकि इनका क्षेत्र जो है दक्षिण तक फैला हुआ था। ठीक है ना? तो बस आप लोग राजनीति के अंतर्गत इतना कंटेंट याद रखिएगा, इसी से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है जन से। जन कन्वर्ट हुए जनपदों में, जनपदों से महाजनपद आए। ठीक है, 16 महाजनपद। वो 16 महाजनपद भी आपस में संघर्ष करके और 4 राज्यों में परिवर्तित हो गए, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये राजनीति वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े, अगर आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट होता है, पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, यह किस प्रकार की थी? प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? आइए पॉइंट टू पॉइंट यहां पर भी हम चर्चा करें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। यूं तो दोस्तों प्राचीन भारत औद्योगिक विकास के मामले में पूरी दुनिया से कई कदम आगे था। जी हाँ, प्राचीन भारत जो है औद्योगिक विकास के मामले में पूरी दुनिया से आगे था। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा था ना कि जब हम भारत में
आज से हजारों साल पहले राजनीति अपने परिपक्व रूप में थी, औद्योगिक विकास हमारे परिपक्व रूप में था। तो समझिए ना कि भारत की स्थिति किस प्रकार की रही होगी जब दुनिया ने ठीक से चलना भी नहीं सीखा। उस समय भारत अपने आप पर जो है मजबूत था, उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह मजबूत थी। रामायण और महाभारत काल से ही देखिए इतना पुराना कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, स्रोत हमारे पास में है। रामायण और महाभारत काल से पहले ही, इनसे पहले भारतीय व्यापारिक संगठन बन चुके थे। सोचिए, रामायण महाभारत काल से पहले भारत में व्यापारिक संगठन बन चुके थे, जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। और ये संगठन ऐसे वैसे नहीं, ये संगठन आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, सामाजिक रूप से भी ये बहुत संगठित हुआ करते थे। ये व्यापारिक संगठन, ये आजकल की बात नहीं है ना, हजारों साल पहले की बातें हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस तथ्य का भी कई स्थानों पर उल्लेख प्राप्त होता है कि उन दिनों भारत में कई प्रकार के औद्योगिक और व्यावसायिक संगठन भी चालू अवस्था में थे। औद्योगिक और व्यावसायिक संगठन, सोचिएगा, जिनका व्यापार दूर दराज के अनेक देशों तक फैला हुआ था। ये व्यापारिक संगठन समुद्री मार्ग से भी व्यापार करते थे और मैदानी रास्तों से भी व्यापार करते थे। कहां कहां तक का, अन्य देशों से, अरब और यूनान के देशों के साथ में इनका व्यापार हुआ करता था, इनका जो है संपर्क हुआ करता था। इन संगठनों को उनके व्यापार क्षेत्र और कार्यशैली के आधार पर इन्हें कई नाम दिए गए थे। उस समय में अलग अलग नामों से इन व्यापार संगठनों को पहचाना जाता था और अलग अलग नामों के साथ ही जो है प्राचीन ग्रंथों में इनका वर्णन है। जो स्रोत हमें प्राप्त हुए है ना, उन अलग स्रोत में अलग नाम इनको दिया गया है, लेकिन कार्य एक ही था। जैसे कहीं पर इनको, इन व्यापारिक संगठनों को गढ़ कहा गया, कहीं पूर्ण का पूग कहा गया, कहीं पानी, है ना, प्रात्य, संघ, निगम या निगम। और कुल मिलाकर इनमें एक श्रेणी हुआ करती थी और सबसे महत्वपूर्ण नाम श्रेणी हुआ करता था। मतलब श्रेणी जो वर्ड था इस व्यापारिक संगठन के लिए, ये सबसे ज्यादा प्रचलित था। ये समझ लीजिए आप लोग। इस सब के अलावा भारतीय धर्मशास्त्रों में प्राचीन समाज की आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है। भारत के जितने प्राचीन धर्मशास्त्र हैं उनमें भारत की आर्थिक स्थिति का मतलब बेहतर तरीके से विश्लेषण किया गया है। इनके अगर विश्लेषण की बात करें तो हाथ से काम करने वाले शिल्पकार और व्यवसाय चलाने वाली जातियों के का एक पूरे क्रम से यहाँ पर वर्णन किया गया है। सामूहिक, और इस इतना ही नहीं बल्कि सामूहिक हितों के लिए, मतलब समाज के भले के लिए संगठित व्यापार भी हुआ करता था। संगठित व्यापार, लोग आपस में मिलकर व्यापार करते थे जिससे सबका अच्छा हो सके। और ना इसी से हमें इस समय की समाज की सूझबूझ का पता चलता है। इसी कारण ये जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही समृद्ध हुआ करती थी। मतलब प्राचीन भारत आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि आज से अच्छा सशक्त था, वर्तमान से भी ज्यादा सशक्त हुआ करता था। चलिए, इसके बाद में आर्थिक व्यवस्था भी कंप्लीट होती है। अंतिम रूप से हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में शिक्षा प्रणाली की, कि प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी। तो आइए डायरेक्टली, वैसे प्राचीन भारत में तो आप गुरुकुल से तो परिचित हैं ही, है ना, गुरुकुल से परिचित है, और उसी गुरुकुल की हम चर्चा करने वाले हैं 2-3 स्लाइडों के माध्यम से। बस ध्यान से सुन लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पहलू है और कई बार प्रश्न इस पॉइंट को लेकर के आया भी है BA थर्ड ईयर में। अच्छा, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली, जैसे पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, उसी तरह से भारत की शिक्षा प्रणाली, बल्कि उसी तरह से नहीं, उससे भी बेहतर तरीके से पूरी दुनिया में भारत की शिक्षा प्रणाली प्रसिद्ध थी प्राचीन समय में। और आज कहने की जरूरत नहीं है। अरे सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारा देश जो है, कई विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हमारी संपूर्ण व्यवस्थाओं को इन्होंने बंदी बनाया, मतलब समाप्त करने का प्रयास किया। सभी आक्रमणकारियों ने अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और इन्हीं परिवर्तनों के दौर में भारत की संस्कृति में शिक्षा का नक्शा ही बदल कर रख दिया। भारतीय शिक्षा अपने आप समाप्त नहीं हुई दोस्तों, बल्कि भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के कारण ही भारत की शिक्षा का इतना नुकसान हुआ है, या कहीं के समाप्त हुई है, लगभग समाप्ति हो चुकी है। वर्तमान समय की अगर बात कर लीजिए, वर्तमान समय में यदि भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करें तो पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है।
पहले जैसी जो हमारी शिक्षा थी वो बिल्कुल भी नहीं रही है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई प्रकार की त्रुटियां हैं, जो है ना, उन त्रुटियों का शिकार आज के छात्रों को होना पड़ता है। वो फिर भी इस त्रुटिपूर्ण शिक्षा पद्धति में भी आज भी छात्र जो है क्या करते हैं, एक शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो जल्दी से कैसे होगा ये, है ना। इसके बाद भारत के विकास में बाधा क्या है, भारत के विकास में बाधा क्या है, यही शिक्षा पद्धति हमारी भारत के विकास में बाधा बनी हुई है। अरे एक समय ऐसा हुआ करता था, मतलब प्राचीन समय का वो दौर ऐसा था जब विदेशों से लोग पढ़ने भारत आया करते थे, भारत के गुरुकुल में पढ़ने आया करते थे। और आज वर्तमान को देख लीजिए, जिसके पास पैसा है, जो धनी परिवार से बिलोंग करता है, वो आज विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहा है। मतलब भारत के लोग आज विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, कई यूनिवर्सिटियां। इतना ही नहीं, गरीबी, भ्रष्टाचार, गुना, चोरी, डकैती, ये सब क्यों, ये सब क्यों? हमारी शिक्षा पद्धति को की कमजोरी को दर्शाते हैं ये सब। आज भारत में गरीबी है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण शिक्षा पद्धति। भ्रष्टाचार है, गुना, चोरी, डकैती, जितने भी दुष्कर्म होते हैं, जितने भी गुनाह है, वो सब के सब भारत की कमजोर शिक्षा पद्धति के ही परिणाम है। वर्तमान की, प्राचीन की शिक्षा पद्धति दोस्तों इस प्रकार की थी कि वास्तविक रूप से हम कह सकते हैं कि हमने वास्तविक रूप से एक ऐसा हीरा खो दिया है जिस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार हुआ करता था, एकाधिकार हुआ करता। पूरी दुनिया हमसे सीखने आती थी, और आज हमें सीखने के लिए मजबूर। गुरुकुल में कुछ इस प्रकार की, है ना, ठीक है, इस बड़े बड़े ऐसे विद्यालय थे जो विश्व प्रसिद्ध हुआ करते थे। भारतीय शिक्षा के विकास के क्रम में अगर बात करें कि भारतीय शिक्षा का विकास किस किस प्रकार से रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ जो है प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय, मतलब ब्रिटिश काल तक की चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय शिक्षा का वास्तविक जो स्रोत है वो वैदिक काल रहा है। जी हाँ, वैदिक काल। वैदिक काल में कई गुरुकुल आए, वो कई गुरुकुलों में पढ़कर के कई बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं, बड़े बड़े गणितज्ञ, ज्योतिष, चिकित्सक, मतलब डॉक्टर बने हैं वैदिक काल में, गुरुकुल में पढ़ करके। सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। लेकिन जब मुगल आक्रमणकारी भारत में आए और जब इन्होंने आक्रमण किया भारत में, तो उनका एक अन्य उद्देश्य यह था कि यहां की शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। शिक्षा पद्धति यदि समाप्त होगी तो वो नई परंपरा, नई संस्कृति वहां पर प्रारंभ कर सकते थे। तो उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति और शिक्षा पद्धति से संबंधित जितने भी प्रमाण थे, स्रोत थे, उन सबको मिटा दिया। इसी में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका मैंने यहां पिक्चर लगाई है, नालंदा विश्वविद्यालय किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज भी, हजारों साल पहले की कहानी, आज भी पहचान की मोहताज नहीं। पूरी दुनिया जानती है नालंदा विश्वविद्यालय क्या है। लेकिन इस नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने बर्बाद कर दिया। बख्तियार खिलजी ने इसे बर्बाद कर दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ के धार्मिक जो ग्रंथ थे उनको ये मुगल आक्रमणकारी चुरा करके ले गए, चुरा करके ले गए। लेकिन फिर भी ये अपने साथ ले जाने में सक्षम नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। इन्होंने इन सभी स्रोतों को, इस शिक्षा के सभी स्रोतों को जला दिया। मतलब कई प्रकार के प्रमाण है, प्रमाणित है ये सारी बातें। हवा में ये सारी बातें नहीं हो रही, सभी बातों का प्रमाण है। इसके अलावा जब ब्रिटिश काल आया, जब अंग्रेज भारत में आए, तो जैसे मुगल आक्रमणकारियों ने शिक्षा के सभी स्रोतों को समाप्त करने का प्रयास किया, उसी तरह से अंग्रेजों ने भी भारतीय शिक्षा को पूरी तरह नष्ट करके और एक नई शिक्षा प्रारंभ कर दी। हालांकि वो नई शिक्षा जो प्रारंभ की थी वो भारत के लिए एक अच्छा कदम था। क्यों था? क्योंकि तब तक, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज जब भारत में आए, तब तक भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अब भारत में पढ़ना पढ़ाना सब समाप्त हो चुका था। अंग्रेज आए, उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने लगी, उनको अपने लिए गुलाम, पढ़े लिखे गुलामों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो अंग्रेजों ने भारत में जो है इस प्रकार की शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना प्रारंभ किया। और इस प्रकार से सबसे पहले कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की।
किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है ना, 1781 में, याद रखिएगा। वो जो हिंदू जनता थी उनके लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी 1791 में, जोनाथन डंकन ने की थी, ठीक है। तो हम एक पक्ष में ये बोल सकते हैं कि चलिए अंग्रेजों ने भले अपने मतलब के लिए ही सही, लेकिन कम से कम कुछ तो अच्छा काम किया था भारत में, कि जनता को फिर से पढ़ाई की ओर आकर्षित किया। ये सत्य है कि अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए ही ये काम किया था। वो चाहते थे कि भारतीय जनता पढ़ लिख करके हमारे लिए काम करे, ताकि दुनिया देखे कि भारतीय जो है हमारे साथ काम करते हैं, भारतीय लोग, भारतीय जनता हमारे साथ खुश है, जिससे वो भारत में एक लंबे अरसे तक, लंबे समय तक राज कर सकते थे। और आज वर्तमान में जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये वही अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति का फल है ना। यह अंग्रेजी शिक्षा की ही देन है, अंग्रेजों की ही देन है, जो आज आप पढ़ रहे हैं वही शिक्षा पद्धति अपना रहे हैं हम आज भी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तीनों पक्षों पर हमने वन बाय वन करके चर्चा की है। तीनों पक्षों पर मैं आपको फिर से ले चलता हूं, तीन पक्ष इस बार फिर से दिखा देता हूं। ये तीन पक्ष आपके तीनों पक्षों पर, तीनों बिंदुओं पर वन बाय वन करके हमने चर्चा की है, जिसमें प्राचीन भारत की राजनीति को समझा, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था को, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली को। जितना कॉन्सेप्ट मैंने दिया है ना आप लोगों को, पर्याप्त है आप लोगों के लिए, चाहे आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, मेंस की लिखने की तैयारी करो, तो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से समझते हो तो आंसर राइटिंग आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। अगला सेशन जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, जिसमें हम बात करेंगे गुरु शिष्य परंपरा की। प्राचीन भारतीय परंपरा के अंतर्गत गुरु शिष्य की परंपरा किस प्रकार की थी प्राचीन भारत में, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए नोट्स की लिंक, हाँ अभी फिलहाल तो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, ले सकते हैं आप यहां से। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करें आप, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाए हमारे साथ में, ताकि चैनल के नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंच जाए। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की लिंक मिल ही जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।